हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 11 जिसकी डेट है 17 नवंबर 2021। ठीक है, तो ये असेसमेंट वर्कशीट है 10 मार्क्स की। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? जो जो टूटी हुई बेड़ियां हैं वो किसका प्रतीक होता है? तो देखो, टूटी हुई बेड़ियां तो वो होता है आज़ादी मिलना का प्रतीक। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब बेड़ियां टूट जाती है, जब बेड़ियां क्या होती है, जो हाथ में बंधी हुई होती है, जब जेल ले जाते हैं तो हाथ में बंधी हुई तो होती है ना, हाथ में बांध के ले जाते हैं तो उसे ये बेड़ियां कहते हैं। तो वो टूट जाती हैं तो उसका वो किसका प्रतीक होता है? वो प्रतीक होता है आज़ादी मिलना का। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता होता है लॉयर, ठीक है, वकील। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है? तो आप बताइए, एक वकील अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आ जाती है, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कुछ निर्माण किया जाता है, उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, रूप परिवर्तित किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र की चीजें होती हैं उनका। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका हो गई, वो हमें वो सेवा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्रक में और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्रक। क्यों? क्योंकि अधिवक्ता जो लॉयर होता है वो सेवा का कार्य करता है, ये सेवा क्षेत्रक में आता है और सेवा क्षेत्रक है हमारा तृतीय क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? ठीक है, यहाँ ध्यान से करना, मोटे अनाज का जो उदाहरण नहीं है उस पे हमें गोला लगाना है। तो जो मोटा अनाज है उसे देखिए, बाजरा। बाजरा एक मोटा अनाज है, ज्वार भी मोटा अनाज है, रागी भी एक मोटा अनाज है। तो जो लास्ट का ऑप्शन रह गया डी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। गेहूं एक मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट का आंसर डी, आज़ादी मिलना। सेकंड का आंसर है सी, तृतीय क्षेत्र। थर्ड का आंसर रहेगा डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो साथ आकर का मतलब होता है इंग्लिश में अगर हम समझे कि कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, कमिंग। ठीक है, और हमारा देश भारत क्या है? होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो भारत और बेल्जियम तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये तो आपको जरूर उदाहरण याद होंगे कि ये साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है, और स्पेन भी साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। बचा हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ये है साथ आकर संघ बनाने का एक उदाहरण है। ठीक है, कि साथ आकर इन्होंने संघ बनाया है, और भारत, बेल्जियम, स्पेन ने साथ लेकर संघ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? इस गारंटी में, ठीक है, ये जो अधिनियम चलाया गया इसमें क्या सुनिश्चित किया गया, क्या बताया गया ऐसा? ठीक है, तो ये 9th में भी आया था, अगर आपने देखा हो तो, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार। तो इसमें क्या था कि भाई इसमें महिलाओं को 1/3 जो है रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, तो ये कहा था, यस बिल्कुल कहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिनियम के तहत ये बात सत्य है। वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार, 300 दिन का, 250 दिन का, तो ये गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन हमारा ए रहेगा, वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? सो यहाँ भारत में राज्य सूची पर पूछा गया है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो राज्य सूची पर तो राज्य सरकार ही बनाएगी, तो ओ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों पर जोर देता है तथा तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, कहलाता है। तो देखो, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन
पर जो परंपरा स्थापित संस्थानों और जो रीति रिवाज होते हैं पुराने जमाने के, उन पर जोर देता है। ठीक है, और तेज बदलाव की बजाय वो धीरे धीरे विकास चाहता है। ऐसा विकास क्या कहलाता है? रूढ़िवाद, उदारवाद, यथार्थवाद, नव उदारवाद। तो देखो, ये कहलाता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद कैसे कहलाता है? क्योंकि जो रूढ़िवादी थे वो क्या थे? वो पुराने विचारों के थे। ठीक है, वो राजतंत्र पर विश्वास रखते थे। वो पुराने विचारों धारा को मानते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का जो विकास हो वो जल्दी जल्दी हो। वो चाहते थे कि धीरे धीरे विकास हो। ठीक है, क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कहलाते हैं। तो जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकरण दिए गए हैं, संकल्पना स और दूसरा उसका कारण दिया गया है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना और कारण दिए गए हैं, उसका कारण दिया गया है। संकल्पना, यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे। अलगाव यानी बेगानापन। ठीक है, तो ये सही है। श्रीलंका में तमिल जो है वो अलगाव महसूस कर रहे थे। इसका कारण, श्रीलंका में सिंगली भाषा को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई, क्योंकि श्रीलंका में जो सिंगली भाषा के लोग थे उनको सभी चीज़ों में प्राथमिकता दी गई, चाहे ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, सभी में सिंगली भाषा का प्राथमिकता दी गई। ठीक है, सिंगली भाषा को प्राथमिकता दी गई और इसी से ही, इसका ही कारण है कि श्रीलंका में तमिल लोग जो हैं वो अलगाव महसूस कर रहे थे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकल्पना और कारण दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है सार्वजनिक क्षेत्रक, यहाँ सभी में सार्वजनिक क्षेत्रक है। सार्वजनिक क्षेत्रक, और इसका सही उदाहरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक होता है और एक होता है निजी क्षेत्रक। एक क्या होता है? निजी क्षेत्रक। ठीक है, सार्वजनिक क्या होता है? जो सरकार द्वारा करा जाता है। निजी होता है जो प्राइवेट, जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट ऐसा होता है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा, मतलब सही मिलान कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में अमेजन आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पहली फुर्सत में हम क्रॉस करते जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में टाटा पावर, ये भी नहीं आ सकता, सार्वजनिक क्षेत्र का ये उदाहरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र रिलायंस भी सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र भारत पेट्रोलियम, यही इसका उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, सार्वजनिक क्षेत्र भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू। और जैसा कि आपको पता है, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, 2 नवंबर को आपका कौन सा एग्ज़ाम है? संस्कृत का। ठीक है, तो जितने भी एग्ज़ाम होते जाएंगे हम उसके सैम्पल पेपर सब चीज़ करते जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो 22 को आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है, उसके हम सैम्पल पेपर बनाएंगे, सैम्पल पेपर की वीडियोज़ जल्दी से जल्दी डालेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स का है, मैथ्स में भी कई सारे सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।